नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हफ्ते दर हफ्ते हर रोज़ हर रविवार को हम आपसे मुलाकात करते हैं और किस तरीके से बाज़ार की दिशा बीते हफ्तों में रही है इस पर बातचीत करते हैं और आगे यहाँ से अब बाज़ार कैसा चल सकता है। चूँकि अब हम बिल्कुल दिसंबर के अंत के नज़दीक खड़े हैं, तो अब जो रणनीति बनाएंगे वो अगले साल को लेकर के बनाएंगे। अगले साल कैसी रहेगी बाज़ार की चाल। बीता हफ्ता जो गुजरा है, एक बार फिर से काफ़ी वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। हालांकि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमें एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। क्या ये रिकवरी टिकेगी या इस बार भी ऊपरी स्तरों से फिर फिसलेगा बाजार? 2026 में सबसे पहले हमको सामना करना पड़ेगा बजट का। बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखें, बजट को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ खरीदारी कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बैकग्राउंड में हमारे आप देख ही रहे हैं कि क्या 2026 में क्या अब लौटेंगे एफआईआई। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप सभी के पसंदीदा एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ चुके हैं। सुनील सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सुनील सर, बहुत लोग अब थक गए हैं काफ़ी जो टिप्पणियां पढ़ने के बाद। ऐसा लगता है क्योंकि अब तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया डिजिटल आने के बाद, बहुत लोग की बाढ़ लगी रहती है कमेंट्स की, तो लोग अब फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। एक रेंज बना ली है बाजार ने पिछले 1.5-2 महीने में, वो ऊपर से प्रेशर आता है, फिर नीचे से बाइंग आती है, फिर वो 300-400 पॉइंट का दायरा है। कैसे देख रहे हैं सर, क्या अभी ये लंबा समय लगेगा इस रेंज में बाजार को कंसोलिडेट होने में? ये टाइम करेक्शन क्या लंबा खिंच सकता है? फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि एक बड़ा इवेंट जो रहा वो जापान में इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी रही। इसको कैसे देख रहे हैं? हम तो लगा एक बार के लिए कि शायद बाजार जो है टूटेगा, लेकिन या बीते दिनों में जो गिरावट रही, क्या बाजार ने उसको काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर लिया था? आप कैसे देख रहे हैं? तो मैं पहली बात है कि पिछले हफ्ते की बात करें तो यस, फ्राइडे को पॉजिटिविटी थी, मगर वेंसडे और थर्सडे भी आपने देखा कि एफआईएस की पॉजिटिव बाइंग आई। इतने महीनों से वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं था, 500,000 करोड़ 2,000 करोड़, बट थोड़ी एक पॉजिटिव टिल्ट दिख रही है। और ये मैं मानता हूं कि फ्रेश बाइंग के कारण नहीं है, मगर रिडम्पशन की थमने के कारण है। क्योंकि हर बार जो नेट फ्लोस देखते हैं हम, तो कुछ एफआईएस खरीद रहे भी रहते हैं, कुछ बेच रहे हैं, और वो डिफरेंस है वो था। और वो डिफरेंस कम होते दिख रहा था। पिछले महीने से ही मैं देख रहा था कि बाइंग सपोर्ट थी, मगर सेलिंग थोड़ी ज्यादा थी, तो नेट डिफरेंशियल के कारण एक नेगेटिव था। अब वो सेलिंग कम हुआ है, और वो सेलिंग कम होने का रीजन है दिसंबर की छुट्टियां। क्योंकि 15 दिसंबर से ही फंड मैनेजर्स, जो इंटरनेशनल फंड मैनेजर, वो छुट्टी पे जाते हैं, तो ज्यादा अपना पोजीशन फ्रेश नहीं बनाते हैं। और जो लोग जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, उनको एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि दिसंबर एंड में उनको बोनस जो मिलती है वो कैश प्रॉफिट से मिलती है। तो ये एक दिसंबर महीने को कह सकते हैं कि ऑलवेज एफआईएस की ओर से होती है। समटाइम्स क्या होता है कि क्रिसमस के टाइम में एक सांता रैली आती है, क्योंकि जो भी फंड मैनेजर उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो छुट्टी पे जाने से पहले कुछ ना कुछ खरीदो करके डालते थे। पर इस बार मेरा मानना नहीं कि ऐसा भाई कोई भयंकर बाइंग होगा। और सेकंड चीज मैं कहूंगा, आपने जापान की इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करी, बट एट द सेम टाइम यूएस की इन्फ्लेशन कम आंकड़े आने के कारण आपको रेट कट की उम्मीदें अभी ज्यादा बढ़ गई है। और यूरोप और उधर बाकी बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी रेट कट का सिलसिला जारी है। तो ओवरऑल एक माहौल ईजिंग इंटरेस्ट रेट का है। खाली जापान में उनकी लोकल सिचुएशन के ऊपर उन्होंने ये किया, तो वो एक उसको अलग छोड़ते हैं। तीसरी बात है कि तेल का दाम भी घट रहा है, यानी अभी 60 के नीचे गया पिछले हफ्ते आपने देखा। तो नेचुरली ब्रेंट क्रूड का दाम कम होना एक स्लोडाउन की बात सामने दिख रही है, नंबर वन वर्ल्ड की। सेकंड, इंडिया के लिए अच्छी बात है। तो वो एक और भी खबर जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए आने वाले दिन को जब हम देखेंगे। अब ध्यान जनवरी में चलेगा। आपने मेंशन किया कि बजट बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, मगर मेरा मानना है कि उसके पहले ही आपको 20 दिन के अर्निंग सीजन की आंकड़े सामने दिखे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 तारीख से शुरू होती रहती है। तो डेफिनेटली मार्केट के रुझान एक तरफ नियर टर्म में, और खास करके कौन से सेक्शन में होगी कि कंजम्पशन में होगी, क्योंकि जीएसटी कट के कारण फेस्टिवल सीजन तो अच्छा सेल्स निकला, पर मार्जिन्स कैसी आई कंजम्पशन कंपनीज की, ये बात देखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड, ज्यादातर ये लेंडिंग जो हुआ है या बाइंग जो हुआ है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में, वो बैंक और एनबीएफसी लेंडिंग के जरिए हुआ है। तो उस चीज से देखें तो बैंक्स की लोन ग्रोथ कैसी रही ये दिसंबर क्वार्टर की, और क्या उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स
भी वाइड हो गए या नहीं। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट के साथ मैं मानता हूं कि कंजम्पशन और फिनेंसिंग सेक्टर की जो आंकड़े आएंगे जनवरी में और फरवरी में, ये मार्केट को एक नई दिशा दिलवाएंगे। और फिर थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो मार्च में आपको ऑटो की सेल्स वापस बढ़नी चाहिए, क्योंकि डिप्रिसिएशन का फायदा उठाने के लिए बहुत से लोग मार्च में खरीदते हैं गाड़ियां। तो वो एक बात आएगी। और समर में भी इस बार मुझे जो फेस्टिवल सीजन में जो सेल्स थी उसमें एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग वाले कंज्यूमर ड्यूरेबल में उतना नहीं दिखा। तो वो उनकी खरीदारी होती है जब समर नजदीक आती है, और डिस्काउंट्स भी बहुत आते हैं तो पुश करने। तो कंजम्पशन का और रैली आप शायद इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स एटलीस्ट आप समर मंथ्स में देख सकते हैं। तो ये कुल मिला के देखें तो ये सब चीजें जो हैं हमारी एक जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी की एक मायना दिखाएगी। मगर एफआई की वापसी के लिए दो चीज की इंपॉर्टेंट है। एक है डोमेस्टिकली क्या ट्रेड डील साइन होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए, मैं कहूंगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर समझें। अब तक नेगेटिव रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट दिखा है। और अगर वो लंबी दिशा तक ऐसे ही निकलती है कि बिना साइन किए, तो वो एक नेगेटिव है एफआईएस के लिए। सेकंड, वो जैसे ही कुछ इंटरिम डील भी साइन होती है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होकर एफआईएस की वापसी हम जबरदस्त तरीके से देखते हैं। तो वो एक इंडिया स्पेसिफिक मैटर है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा रेट कट की बात उधर इंटरनेशनली हो रही है। और के अलावा जो एक स्थिति मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड की जो स्थिति में जो एक चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, ये हमारे कॉम्पीटिंग स्टॉक मार्केट है। तो उनकी वैल्यूएशन, तो ये क्या है कि एफआई की सेलिंग हमारी वैल्यूएशन या उसकी चीज के कारण खाली नहीं हुआ है। यस, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर थी कि हम एक थोड़ी ओवर वैल्यूड स्थिति में थे, अब थोड़ा और भी लेस ओवर वैल्यूड हुआ है। मगर ये रिलेटिव प्राइसिंग होता है, क्योंकि एफआई के लिए इंडिया एक स्टॉक होती है। तो उस हिसाब से आप देखें तो उनको रिलेटिव स्टॉक को, जैसे एक फंड मैनेजर यहां पे स्टॉक का प्राइस वर्सेस वैल्यू देखता है, वैसे ही वो भी इंडियन मार्केट का एक कंपैरिजन करते हैं कि बाकी मार्केट के कंपैरिजन में। तो इंडिया में क्या एफआईएस की जबरदस्त वापसी आएगी, इसके लिए खाली इंडियन सिचुएशन देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमें ट्रैक रखना चाहिए कि ग्लोबली कैसा चल रहा है मार्केट जो हमारे साथ कंपीट करते हैं एफआई के पैसे के लिए, यानी इमर्जिंग मार्केट पैक के अंदर। तो ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि अरे चाइना स्लो डाउन में जाएगी या उनकी मार्केट ऐसी होगी। तो ध्यान रखना होगा, कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा इन चीजों को। पर मेरा मानना है कि 2026 का जो साल है वो डेफिनेटली 2025 के साल से बेहतर होगा, बोथ फ्रॉम इकोनॉमी एंड मार्केट। और इकोनॉमी का इसलिए बता रहा हूं कि जो जीडीपी ग्रोथ अच्छी आई है, मगर नॉमिनल जीडीपी थोड़ी गिर रही थी। फर्स्ट क्वार्टर में आपको 8.8 था, अभी सेकेंड क्वार्टर में 8.7 था। तो बजट में तो 9.9 का बजट किया था निर्मला मैडम ने। तो अब जो रेट कट और जो री इन्फ्लेशन की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट जीएसटी कट के जरिए, मेरा मानना है कि नॉमिनल जीडीपी को वापस एक 9, 9.5, शायद 10 के करीब अगर आ गई तो वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के लिए बहुत पॉजिटिव होगी। तो हमें वो भी डोमेस्टिकली ट्राई करना है कि इन्फ्लेशन इतना कम रहना कॉर्पोरेट के लिए उतना अच्छा नहीं है, ना उनकी ईपीएस के लिए, ना उनके कैपेक्स के प्लान्स के लिए। तो थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू में कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन को थोड़ी बढ़नी चाहिए, खास करके जो इन्फ्लेशन गणित होता है सीपीआई। देखिए लोग कहेंगे कि अरे रोड में मेरा तो दाम कुछ गिरा नहीं, ये इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत कम जा रहे हैं, वो बात अलग है, उसको छोड़ते हैं। मगर आरबीआई की डिसीजन मेकिंग के अंदर या कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग्स के लिए जो इन्फ्लेशन है वो बहुत कम जाने से इट्स नॉट गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। तो थोड़ा एक डिसेंट इन्फ्लेशन, और लकीली मैंने आरबीआई की पॉलिसी में भी पढ़ा कि अगले साल में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल मई जून क्वार्टर में इन्फ्लेशन वापस 4% के करीब पहुंचेगी। तो वो मेरे लिए अच्छी खबर है। फिर ऑटोमेटिकली उसका नॉमिनल जीडीपी में भी आप इंपैक्ट देख सकते हो और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि थोड़ा बैक एंडेड होगा 2026 का साल। फर्स्ट हाफ में चलेंगे ये सब चीज जो मैंने पॉइंट आउट किया उसको स्टडी करने में बट सेकंड हाफ में ये सब सेटल होकर मुझे एक अच्छी रुझान दिख रही है। अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं सर। अब सवाल ये उठता है क्योंकि 2025 में जो रैली रही, थोड़ी बहुत जो भी रही, हमने नए हाइज बनाए, हालांकि उसके इर्द गिर्द ही अभी हम घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी लाल निशान में है।
मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी जो है रैली नहीं आई है। तो क्या अब हम उम्मीद करें कि 2026 में ये जो बाकी के पोर्टफोलियो हैं लोगों के, वो भी चलते हुए दिखाई देंगे, या अभी यहाँ पर प्रेशर रहेगा? यहाँ पे क्योंकि लोगों के ज़्यादातर पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं, और वो अभी भी वहाँ पे कोई जान दिखाई नहीं दे रही है। उसको लेकर के क्या व्यू है सर आपका 2026 को लेकर के? ये डेफिनेटली मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक ग्रोथ की रिवाइवल मिड और स्मॉल कैप्स में ज़्यादा दिखेगी, और डेफिनेटली उनकी अर्निंग्स ग्रोथ और बेहतर होगी अगले साल, इसके बारे में मुझे डाउट नहीं है। सेकंड बात है कि मगर उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ने के लिए मैंने आंकड़े बढ़े कि 500 निफ्टी 500 के स्टॉक में 370 अपने लाइफ टाइम हाइस के लो में ही है, नॉट बेटर, करेक्ट जो आप कह रहे हैं। तो इसका कारण है कि अर्निंग्स ग्रोथ तो अच्छा था। मैंने कहा देखा कि मिड कैप रिलेटेड स्टॉक्स का करीबन 30% का अर्निंग्स ग्रोथ का, स्मॉल कैप का 18 था, मगर मार्केट के वैल्यूएशन उससे बेहतर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही थी, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गए डिस्पाइट स्ट्रांग ग्रोथ। अब और सेकंड, वो बहुत पोलराइज था, एक सीमेंट, एक एनर्जी सेक्टर, ऐसे खास करके 2-3 बैंकिंग सेक्टर, इनकी अर्निंग्स ने ओवरऑल आपको एक सेगमेंट की, ओवरऑल सेगमेंट की प्रॉफिट्स को बढ़ाया था, मगर इंडिविजुअली सेक्टरली देखें तो बहुत सी नाराजगी भी थी उधर कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन। तो मेरा मानना है कि अर्निंग्स बेहतर होगी, पर क्या स्टॉक प्राइसेस बेहतर होगी, उसके लिए जो बात अभी हमने फिनिश की, एफआईएस की वापसी, वो स्मॉल कैप में इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं क्यों। आप सोच रहे हैं कि अरे एफआईएस तो स्मॉल कैप नहीं खरीदते हैं, सुनील सर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि जब एफआईएस वापस आते हैं वो उन्हीं लार्ज कैप्स को खरीदेंगे जिसको डीआईएस ने पिछले साल खरीदा है। जब उनके दाम बढ़ेंगे तो डीआईएस को भी लगेगा कि अरे वहां पे भी अभी वैल्यूएशन के तौर पर लार्ज कैप थोड़ी महंगी लग रही है करके, वो लार्ज कैप्स को बेचकर तब उनको लगेगा कि मिड एंड स्मॉल कैप की ग्रोथ अप ट्रेंड में है, तो वो अपना कैश फ्लो को डाइवर्ट करेंगे थ्रू मिड एंड स्मॉल कैप। क्योंकि इस साल की बात करें, $18 बिलियन एफआईएस ने बेचा है, और उससे 2 गुना से ज्यादा डीआईएस ने खरीदारी की है। फिर भी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है, मिड कैप शायद फ्लैट है, और लार्ज कैप का थोड़ा बड़ा पे। क्यों? क्योंकि डीआईएस ने ज्यादातर लार्ज कैप खरीदा जिसको एफआईएस बेच रहे थे, तो इसलिए वो बेच रहे थे, ये खरीद रहे थे, तो इसलिए 4-5% का लार्ज कैप में रिटर्न बना। मगर ये लोग मिड कैप और स्मॉल कैप को इन्होंने ज्यादातर इग्नोर किया है डीआईएस ने, क्योंकि उधर थोड़ी सस्ते में मिल रही थी लार्ज कैप, एक कंफर्ट जोन भी थी कि ये वेल रिसर्च कंपनी से अच्छी जानकारी है तो उधर रख लेंगे पैसा। तो ये लार्ज कैप का सपोर्ट जो डीआईएस ने दिया, उसके कारण आपको वो डिफरेंस इन परफॉर्मेंस दिखा। तो अगले साल जैसे ही एफआईएस की वापसी कभी भी जब भी आती है, वो टाइमिंग कहना मुश्किल, जैसे मैंने रीजंस बता दिए, पर जैसे ही वो होती है, आप एक्चुअली रिकवरी मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा देखेंगे इन टर्म्स, और वो और भी ज्यादा होगा अगर अर्निंग्स भी बेहतरीन निकली, जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में अगले साल, मैंने बैक एंडेड रिकवरी की बात की, मिड एंड स्मॉल कैप की भी वही बात होगी कि फर्स्ट 6 मंथ्स में स्टडी करके ये सब चीजों में टाइम जाएगा, और सेकेंड हाफ में एक पिकअप रैली आपको ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तरह दिख सकती है। ठीक सर। अच्छा सर, अब चूंकि हम बात 2026 को लेकर के कर रहे हैं, 2026 में क्या वही थीम चलेगी जो अभी बीते साल चली है, या उससे पिछले साल में चली है, या अब आपको लगता है कि नए सेक्टर्स पे, नई थीम्स पे फोकस करना चाहिए? और अगर वो नई थीम्स को हम ढूंढने चले जाएं तो वो कौन से थीम्स जो आपको लगती है कि अब जो है यहाँ पर जो है नज़र जो है लोगों को बना करके चलनी चाहिए? देखिए, एक बात साफ है कि इस साल में एफआईएस की सेलिंग और टैरिफ का ओवरहैंग ने दबा दिया था मार्केट को। तो किस सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया, आपको देखे तो आईटी सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। तो मेरा मानना है कि जब एफआईएस की वापसी होगी और ये स्थिति ऐसी रहेगी, तो आईटी एक अच्छा कॉन्ट्रा पिक होगा जो अगले साल आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। डेफिनेटली नॉट अ रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स बैड परफॉर्मेंस। सो
सेफ्टी के तौर पर आपको डेफिनेटली आईटी आपको पोर्टफोलियो में 2026 के आउटलुक में इंक्लूड करना ही है, क्योंकि एआई के बारे में भी जो डर आ गया था आईटी सेक्टर के बारे में, वहां पे भी देख रहे हैं कि टीसीएस से लेकर सभी कंपनियां निवेश कर रही है एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने एम्प्लॉयमेंट को रीजिग कर रही है और एआई फ्रेंडली एम्प्लॉयज, एआई जो सीखने के लिए तैयार है, ऐसी एम्प्लॉयज को अंदर लाकर बाकी को लेट गो कर रहे हैं। तो उनका बिजनेस मॉडल में वो बदलाव ला रहे हैं और मैं मानता हूं कि डेफिनेटली इंडियन आईटी कंपनीज एआई का एक कंसल्टिंग तौर पर डेफिनेटली एडवांटेज उठाएंगे। तो मेरे लिए अगले साल आईटी का बाउंस पर देखेगा और उसके साथ एक ब्रॉडर एक्सपोर्ट पैक का, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था अब बहुत बातचीत हो चुकी है इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, अब उस बारे में बात नहीं करेंगे, पर उम्मीद रखना चाहिए कि 12 महीने के अंदर तो कुछ ना कुछ होगा ना। और जब वो होगा आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में एक रुझान आएगा। अब उस दिन का इंतजार करके आप वेट करेंगे उसको खरीदने के लिए, या अब से स्टैगर्ड तरीके से खरीदेंगे, ये आपकी एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे है। मेरी सलाह है कि स्टैगर्ड तौर पर पूरे एक्सपोर्ट रिलेटेड पैक, टैरिफ इंपैक्टेड नॉट टैरिफ इंपैक्टेड, आपको खरीदना चाहिए एट द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ताकि सेकंड हाफ में जैसे ये सिचुएशन में सुधार आती है आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो सेकंड में एक ब्रॉडर एक्सपोर्ट पैक का भी सलाह दूंगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि मुझे अर्निंग सीजन के लिए इंतजार है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, ऑटो में मार्जिन्स कैसे रहे, ईपीएस की कैसी ग्रोथ है, मगर ये चीज गारंटीड है कि टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी हुई है, तो टॉप लाइन ग्रोथ के होने से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में बढ़ रहा है, तो उस बढ़त का अल्टीमेटली एक कैपेसिटी क्रिएशन का साइकिल आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शुरू होगा। तो उस हिसाब से फिर आपको एक इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, इस तरह की चीजें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाने की अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जो भी आपको कैप्चर करना चाहिए। और फाइनली मैं कहूंगा कि एक कंटिन्यूइंग गुड परफॉर्मर होगा आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। इस साल उन्हें उनकी मूव हुई क्योंकि बहुत से अच्छे खबर आए उनके बारे में, उनकी नंबर्स भी अच्छी दिख रही थी, मगर जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है इसका थ्रू फाइनेंसिंग द कैपेक्स टू ऑफ एसएमईज, एमएसएमईज, ये उसका एक लॉन्ग टर्म नेट इंटरेस्ट मार्जिन और लोन बुक दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो मेरा मानना है कि यस, महंगे हैं अभी भी, सस्ते नहीं है रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइस टू बुक में अभी भी सस्ते हैं, मगर रैली हो चुकी है तो थोड़ी बहुत दाम बढ़ गई है, ये मानना पड़ेगा। तो वहां पे भी मगर लॉन्ग टर्म अगर आप 3-5 साल की आउटलुक रखते हैं तो पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में एक सिग्निफिकेंट सेक्टर होना चाहिए। और फाइनल में कहूँगा दो चीज़, और एक है मुझे ये जीएसटी कट और रेट कट का इम्पैक्ट एक थोड़ी डिलेड तरह से मुझे रियल्टी में दिखती है। तो इस साल रियल्टी भी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्म रहा है और अगले साल डेफिनेटली उसका कैचअप एक कॉन्ट्रा पिक के तौर पर मैं मानता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग और ऐसी सेगमेंट में, और जीसीसीज का जो इंडिया में ये होल टैरिफ के कारण भी और H1B के कारण बहुत से जीसीसी की आउटलुक भी अच्छी लग रही है, तो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट का भी आउटलुक अच्छा होगा। सेकंड, रीट्स जो एक की फाइनेंसिंग है फॉर कॉर्पोरेट रियल एस्टेट, वो उन रीट्स को अभी इक्विटी का टैक्सेशन का बेनिफिट मिल गया है, तो फंड मैनेजर्स भी और ज़्यादा रीट्स में निवेश करेंगे, तो फाइनेंसिंग भी उस सेक्टर के लिए आसान होगा। तो एक ज़रूर रियल्टी में अगले साल में पिकअप करके एक स्ट्रांग कॉल रियल्टी के बारे में भी देना चाह रहा हूँ। और फाइनली आपने कहा कि न्यू एज के लिए डेफिनेटली, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस है, दो भले ही उतना अच्छा नहीं रहा, स्टिल बहुत से प्रमोटर्स बेच रहे हैं हमने देखा, और बहुत से नई कंपनीज, प्राइमरी मार्केट तो एकदम आई थिंक 2025 एंड 2024 दोनों का बहुत स्ट्रांग रहा है, 2026 का भी स्ट्रांग रहेगा। तो बट ज़्यादातर कंपनियां जो कैपिटल मार्केट आ रही है वो न्यू एज कंपनीज हैं, तो डेफिनेटली आपको एक रुझान उधर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो एक डाइवर्सिफाइड तौर पर ये न्यू एज आईपीओस में भी मैं आपको पार्टिसिपेट करेंगे। ये अपना लिस्टिंग गेन्स के लिए या ऐसी आउटलुक से नहीं खरीदना है, मगर एक डाइवर्सिफाइड तरीके से न्यू एज आईपीओस में ज़रूर आपको निवेश करना मैं सलाह दूंगा, बिकॉज ये सब वैल्यूएशन के तौर पर किसी के पास कोई मॉडल सही नहीं है कि कैसे इनको वैल्यू किया जाए। तो मार्केट में उथल पुथल होगी, उसको रियलाइज करने में होगी, मगर डेफिनेटली ग्रोथ का पोटेंशियल, मार्केट एक्सपेंशन का पोटेंशियल न्यू एज में बहुत है, और इसलिए एज अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो न्यू एज कंपनीज एंड उसका ज़्यादातर आईपीओस के थ्रू आपको पार्टिसिपेट करके एक अलोकेशन देना ही है।
चलिए सर, काफ़ी काफ़ी सारी जो है सेक्टर स्टॉक पे अब आपने बताया, आईटी, एक्सपोर्ट से जुड़े स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, पीएसयू बैंक, रियल्टी, न्यू एज आईपीओस पे रखनी चाहिए नज़र। अब लेकिन सर वो सेक्टर जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया, उस पर एक दो सेक्टर जिस पे काफ़ी सवाल रहते हैं। समय थोड़ा सा आज कम है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा जो है पावर को लेके। पहले पावर नहीं चल रहा लंबे समय से, क्या उम्मीद है 2026 में करंट आएगा इस सेक्टर के अंदर, या अभी भी आपको लगता है कि थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी? और अगर लौटती है रिकवरी तो हम फोकस कहाँ करें, प्राइवेट पे? अदानी है, टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बहुत सारे, वारी और बहुत सारे लंबे नाम हैं, या फिर पीएसयूज़ पे जहाँ पर कि थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन रहते हैं सरकार की तरफ से? तो क्या सलाह क्या रहेगी आपकी? देखिए, पावर में मैं थोड़ा सावधान रहूंगा। देखो, ओवरऑल इंटरनेशनली एआई की रेवोल्यूशन के कारण पावर का डिमांड भयंकर बढ़ने वाला है, उसके बारे में डाउट नहीं है, और ऑटोमेटिकली इंडिया को भी वो चीज़ आएगी। मगर मार्केट में शायद इस चीज़ को बहुत अर्ली डिस्काउंट कर लिया था, तो इसलिए आज पावर में जो स्थिति देख रहे हैं कि वो थोड़ी प्राइसेस अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा आगे चल गई थी। तो सिचुएशन है कि उधर वैल्यूएशन थोड़ी रिच है, इसीलिए जब भी मौका मिलता है उधर प्रॉफिट बुक करके कुछ और चीज़ों में फंड मैनेजर्स निवेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आउटलुक अच्छी है, मगर दाम शायद थोड़ी अभी भी महंगी है। तो मैं कहूँगा कि आप ऑलरेडी एक्सपोजर ले चुके हैं पावर में, तो रहिए, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डर के कुछ बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं है। मगर फ्रेश एलोकेशन थोड़ा इंतज़ार करें, शायद बजट में कुछ स्पेसिफिक एलोकेशंस अनाउंसमेंट्स होगी पावर रिलेटेड, और वेट कीजिए। और उधर पीएसयू वर्सेस प्राइवेट में मैं ऑलवेज प्राइवेट को थोड़ा प्रेफर करूंगा, बिकॉज पीएसयूज का एक चीज़ है कि सेकेंडली पावर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को जाता है, उधर ऑलवेज एक रिसीवेबल्स की प्रॉब्लम होती है। स्टेट गवर्नमेंट्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो वो पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं। तो पीयूसीयूज का थोड़ा मैं और भी सावधान रहूंगा, मैं थोड़ी प्राइवेट की ओर मेरा टिल्ट ज़्यादा रहेगा। बट एटलीस्ट टिल बजट आप इंतज़ार कीजिए बिफोर टेकिंग ए फ्रेश एलोकेशन। सर, दो सेक्टर पे, क्योंकि समय जैसा कि मैंने बताया थोड़ा कम है, रेलवे और डिफेंस, ये बहुत लोगों का क्रेज़ रहा 2024 से ही, 2024 से पहले से। रेलवे नहीं चला इस साल, डिफेंस में रह करके रैली आती रही, लोगों के पैसे भी अच्छे बने। अभी क्या वैल्यूएशन कैसी लग रही है, और क्या अभी भी जो हालिया गिरावट आई है उसके बाद आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में रहने चाहिए रेलवे और डिफेंस पे, खास तौर से आपका व्यू? हाँ, मैं कहूँगा कि डिफेंस में रहनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म रुझान अच्छा है, आउटलुक अच्छी है, लिमिटेड प्लेयर्स है। और मैं न्यू एज आईपीएस की बात किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल में प्राइवेट सेक्टर से डिफेंस रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो बहुत आईपीओ के लिए आएंगी 2026 में। तो डेफिनेटली सेक्टर का एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा। मगर क्या है कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण, क्योंकि अभी भी डिफेंस इंडेक्स में देखें तो 65-70% के ज़्यादा पीएसयूज का है ऐसा। तो नेचुरली आप डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करेंगे तो उसमें उथल पुथल रहेगी। मगर फ्यूचर मेरा उधर क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर और न्यू एज डिफेंस इक्विपमेंट जैसे ड्रोन्स और यूएवीज, वहीं पे एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट एक्सपोर्ट्स में भी। तो मेरा उधर पोर्टफोलियो में थोड़ा एक प्राइवेट सेक्टर का टिल्ट लाना अच्छा होगा जब भी करेक्शंस होती है। और सेकेंड, लॉन्ग टर्म रहना है उधर, बिकॉज स्टोरी लॉन्ग टर्म है, साइकिल डिफेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत से फ्लोज के कारण वॉलिटिलिटी आ सकती है, तो मैं उधर एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की सलाह दूंगा। ओके, वो वाला। और रेलवेज में मैं पावर की तरह कहूँगा कि वेट कीजिए बजट में कि क्या गवर्नमेंट उस सेक्टर को कैसे देखती है, क्योंकि जिस दिन से रेलवेज का जो बजट ही गवर्नमेंट ने यूनियन बजट से मर्ज कर दिया, पहले एक क्लैरिटी मिल रही थी कि रेलवेज का कैपेक्स का इतना खर्चा, इनका सैलरीज का है ये। आज अब रेलवे बजट अलग न होने के कारण थोड़ा एक मिक्स होता है। तो गवर्नमेंट क्या रेलवेज के ऊपर हर रोज नया वंदे भारत या नया कोई मेट्रो रेल ये सब अनाउंस करती है, और क्लियरली आपको डेवलपमेंट दिख रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है उस पर, और बहुत से गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिलेटेड है। तो ऐसी सेक्टर्स में ऑलवेज मैं एक सावधानी का सलाह दूंगा, और उधर भी मैं बजट के लिए वेट करें, उसके बाद व्यू फॉर्म करें। ठीक। अब सर, चलते चलते वही जो सवाल जिसका जवाब आपने पहले प्रश्न के उत्तर में काफ़ी हद तक दे दिया है, लेकिन ऐसी परंपरा है इस कार्यक्रम की कि जाते जाते जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे पीछे लगा हुआ है कि अब लौटेंगे एफआईआईज, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ट्रेड डील को लेकर के, या कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर जो कि आपको लगता है क्या 2026 में एफआईआईज लौटेंगे, और क्या उम्मीदें यहाँ से लगा करके रखनी चाहिए?
क्योंकि उनकी वापसी पर ही, जैसा आपने कहा, स्मॉल कैप में रैली, मिड कैप में रैली, सब कुछ जो है वो निर्भर है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एफआईएस की तीन तरह से मैं देखूंगा। पहले 3-4 महीने में, ये ट्रेड डील को अलग रखते हैं, पहले 3-4 महीने में सेलिंग कम होगी, क्योंकि अब वो फ्रेश इंडिया को बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो अर्निंग सीजन इसका स्टडी करके इस साल का कॉल लेने तक अभी उनका एक्शन कुछ नहीं रहेगा, तो सेलिंग प्रेशर कम होगी, वही मार्केट के लिए पॉजिटिव है, नंबर 1। सेकंड है, जैसे ही अर्निंग सीजन की उम्मीद है कि लार्ज कैप में 14% की अर्निंग्स ग्रोथ और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो 20-25% की अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है अगले साल के लिए, तो लार्ज कैप के बारे में अगर 14% की अर्निंग्स एक्चुअली दिखने लगेगी तो थोड़ी बहुत बाइंग शुरू हो जाएगी, तो वो सेकंड ट्रिगर है। क्योंकि लार्ज कैप और लार्जर में भी टॉप 100, टॉप 150 स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग सीजन, जरूर एफआईएस में एक रुझान दिखेगा। थर्ड इज ऑफ कोर्स ट्रेड डील आएगी तो छप्पड़ फाड़ के इनफ्लोस आ जाएंगे, तो ये 3 स्टेज का मैं डेवलपमेंट देख रहा हूं, तो इसलिए मेरा मानना है कि नेक्स्ट ईयर एक बहुत पोलराइज्ड मार्केट होगा, फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में थोड़ी अभी भी एक कॉशन से लेकर स्टडी करके इवैल्यूएट करने की टाइम होगी, अनलेस ट्रेड डील अनाउंस हो जाता है फर्स्ट क्वार्टर में, तब ऑफ कोर्स ट्रेड डील एक बिग बड़ा टिल्टिंग फैक्टर है। ट्रेड डील हो गया तो जरूर एफआईएस लौटेंगे, उसमें मेरे डाउट ही नहीं है, पर उसके अलावा भी वो लौटेंगे, मगर धीरे धीरे। पहले जैसे मैंने कहा सेलिंग की प्रेशर कम होगी, उसके बाद थोड़ी बाइंग बढ़ेगी, और उसके बाद जैसे क्लैरिटी आती है ऑन अर्निंग्स और टाइम वैल्यू ऑफ द पी रेशो ऑटोमेटिकली हो जाता है एज साल प्रोग्रेसेस, सो इंडिया उतनी महंगी नहीं लगेगी अब 6 महीने के बाद। सो डेफिनेटली मैं इस साल में एफआईएस का सपोर्ट की वापसी देख रहा हूँ। कितना क्वांटम, वही ट्रेड डील और अर्निंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और गागर में सागर भरना इसी को कहते हैं कि कम समय में इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कह दी, तो थैंक यू सर। आगे भी अपना टाइम जब जब आपको समय मिले हमें देते रहिए, लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए। हमारा खास सेगमेंट कल छोटे शेयर ऊंची छलांग दोपहर 2 बजे शनिवार को हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उसे देखिए और अपनी टिप्पणियां हमें दीजिए। बाकी कार्यक्रम में बोनस के साथ बने रहिए। सुबह 10 बजे और दोपहर 1 बजे हम आपसे जुड़ते ही हैं। तो अगर आपके कुछ शेयरों पे सवाल है तो सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे हमसे जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।